हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताएंगे नाखून क्यों बढ़ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, एक एक पॉइंट समझना है। आखिर ये आपको क्वेश्चन कैसा लगेगा, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको 1 से 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा, वो भी ध्यान दे के देखना है। और टिक लगाना है, आपको कितना सेट लगा सकते हैं। इसको हम कम से कम 50 सेट देंगे, पूरा गणित से लेके मैथ से लेके सोचा सब देंगे। पहला क्या है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है? कौन पूछा था? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कौन पूछा था? उनके लड़की ने। कौन? उनके लड़की ने। आपको आंसर दिखता होगा, ए आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन पूछा था? द्विवेदी जी की लड़की पूछा था जो नाखून क्यों बढ़ता है। तो जवाब कौन दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं? क्या बोला? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं या सब नए खराब नहीं होते हैं? ये किसने बोला? ये आखिर पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको आंसर होने वाला है, एकदम श्योर है। अगर श्योर नहीं है देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको आंसर हो गया। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले समझिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ा चीज किसे माना है, यानी किसे माना है? तो आपको समझ आ गया होगा, प्रेम को। किसे? प्रेम को माना है बुढ़ा ने। नाखून क्यों बढ़ता है? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज माना है प्रेम को। प्रेम ही पूजा है, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे क्या है? लेखक के अनुसार मनुष्य को नाखून किसके जीवंत प्रतीक होता है? यानी लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक होता है, यानी किसके लिए जीवित रहता है? तो आपको याद होगा, सभ्यता के लिए, पशुता वृत्त के लिए। ये पशुता वृत्त के लिए है। आपको सी इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या हो जाएगा? सी आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको याद करके रखना है दिमाग में। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। अगला क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कौन सी कविता से लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ता है, ये कहानी है। आपको चूज करना, कहानी है, कविता है, कि भाषण है, कि ललित निबंध है। तो आपको इस पर बता देना है। तो चलिए आपको आंसर बता देते हैं, ये ललित निबंध है। कौन है? ललित निबंध। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? यानी कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा पाठ रचा है? तो कोई भी जानता है नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपको आंसर हो जाएगा ए। आपको आंसर इज द करेक्ट, ए हो जाएगा आपको सही आंसर। देख लीजिए, आपको शो करेगा आंसर, यहाँ आपको समझ आ गया ए आंसर। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे क्या है? सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, यह पक्ति है। कहाँ से लिया गया है? ये आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी से लिया गया है। ये तो सबको पता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द करेक्ट आंसर आता है। आपको इतना समझ आ गया होगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कथा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। यानी कहने का मतलब, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। ये किस लेखक की पंक्ति है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ये कौन पढ़ रहे हैं? तो मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको क्या हो जाएगा? आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904।
तो इसमें से किस में जन्म हुआ है? तो 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजात वृत्तियों किसे कहा जाता है? सहजात वृत्तियों किसे कहा जाता है? तो सहजात वृत्तियों किसे कहा जाता है? तो अनजात स्मृतियों को, अनजात आपको बीज द अनजान स्मृतियों को कहा जाता है सहजात वृत्तियों की कहेगा। सहजात वृत्तियों किसे कहा जाता है? तो अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। चलिए आगे आगे क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? अभी तक कौन है जो मनुष्य को नाखून जिलाया जा रहा है? कौन है? तो ये प्राकृतिक है जो मनुष्य को जिलाया जा रहा है, नहीं तो नहीं होता है। आपको सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनामदास तथा का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो आपको आंसर बता देना है। तो ए में है कहानी है, बी में उपन्यास है, सी में निबंध है और डी में नाटक है। तो आपको उपन्यास आंसर हो जाएगा। आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो उपन्यास है कि कहानी है कि शास्त्र है कि पुराण है? तो महाभारत क्या है? पुराण है। क्या है? महाभारत एक पुराण है। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए। 14 क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? आपको बंदरिया है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? यानी शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है? मोम। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट। आगे चलिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ता है? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है? पशुवादी, ददनवादी, देववादी, मानववादी। तो आपको इनमें से कौन होगा आंसर? ये होगा मानववादी इज द करेक्ट आंसर। 16 के आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न है। आपको पूछेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं किया है? तो आपको आंसर आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। इनमें से कौन हो जाएगा? कहानी इज द करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। कहानी नहीं किया है। चलिए आगे करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचना कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? ये है किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आपको आंसर देख लेना है। हजारी प्रसाद कामसूत्री किसकी रचना है? तो बादशाह की। किसकी? आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बादशाह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है? के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे है। नख किसकी प्रतीक होता है? तो नौ वर्णा किसका प्रतीक होता है? तो आपको हो जाएगा पशुवता के। पशुवता भी बताए हैं, पशुवता की नख वर्णा प्रतीत होता है। चलिए आगे। पृथ्वी राज रसो किनकी संपादना है? पृथ्वी राज रसो किनका संपादना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मूलर, सुमित्रानंद पंत, नलिन विलोचन शर्मा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक का फूल किसकी रचना है? आगे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक का फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोगों ने बड़े बड़े नख यानी नाखून पसंद करते थे? तो आपको आंसर हो जाएगा क्या है? गौड़ देश। कहाँ के? गौड़ देश। तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन रचना निबंध सत्याग्रह है? तो आपको हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, नाथा सिद्ध की कहानियाँ बानियाँ, बड़ू चंद्र लेखक। तो आपको हो जाएगा क्या?
प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद। आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। द्विवेदी जी को आलोक आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? यानी द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। आगे है कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? यानी कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? तो ये आपको किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी के होना ही चाहिए। आपको डी सी इज द करेक्ट आंसर। सी में क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो कब थी? तो ये जंगल जीवन में थी। जंगल जीवन में पहले नाखून के जरूरत थी। चलिए आगे है, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे? विद्या नहीं थे, कि शक्ति नहीं थे, कि युद्ध कौशल नहीं थे, कि लोहे के शस्त्र नहीं थे? तो आपको लोहे के शस्त्र नहीं था उस समय में, असुरों के पास नहीं था लोहा का शस्त्र। आगे चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने बूढ़े जिक्र किया था। किसको जिक्र किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में ये बाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कृष्ण गांधी, ये किसमें? तो महात्मा गांधी पर जिक्र किया था नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे, नाखून की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। की नहीं है तो कौन किया है? तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं किया है? तो कौन नहीं किया है आपको इस पे पता चलेगा। अशोक के फूल ये नहीं किया है। चलिए आगे चलिए। आगे है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? नख पर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़ा? तो आपको आंसर होगा एटम बम पर। एटम बम पर नख पर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगता है? यानी नाखून क्यों बढ़ता है? अभी भी नई पीढ़ी चल रहा है, उसमें क्या भाव जगाता है? तो आपको आंसर हो जाएगा क्या? संस्कृत और आत्मगौरव। क्या है? संस्कृत और आत्मगौरव। आपको आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? मतलब कितना बरस पहले मनुष्य लोग सबसे पहले मतलब मनुष्य नाखून नहीं काटते थे, एक मतलब यही हुआ। तो कितना? तो 2000 वर्ष पहले। 2000 आपको बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? यानी निर्लज अपराधी किसे कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये कहा है किसको? नाखून को। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये कहा है नाखून को। नाखून इज द करेक्ट आंसर आपको। चलिए आगे बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया के उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? सीजदा आपको सही हो जाएगा। बलिया के उत्तर प्रदेश में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं। आगे है, कौन छोटे नाखून को पसंद करते थे? यानी छोटे छोटे नाखून कौन पसंद करते हैं? तो आपको ये हो जाएगा दक्षिणाताय ये बहुत छोटा छोटा नाखून को पसंद करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवताओं का राजा किसे और संबोधित किया जाता है? यानी देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? यानी देवताओं का राजा यानी किसे संबोधित कहा जाता है, यानी कहा जाता है? तो आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए, इंद्र को कहा जाता है देवताओं का राजा, इंद्र को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कहाँ हो गया, यानी कब हुआ और कहाँ हुआ, यही आपको समझना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको मर गया है 1979 में, दिल्ली में जाके मर गए। चलिए आगे है, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सलाह लेना पड़ा, यानी सहयोग लेना पड़ा? यानी तो ये आपको लेना पड़ा किसके लिए? आपको समझ, लोहे के शस्त्र को लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा है। तो चलिए, इतना आपको क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं।
चलिए अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, देखने के लिए थैंक्स।